My name is Bhaskar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lectures, we discussed concept about JDBC and then we discussed prepared statement, ठीक है, stored procedures and transaction processing, right? हम लोगों ने देखा कि कैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना, कैसे वो एफिशिएंसी हमें दिखा रहे हैं। फिर हमने उसके बारे में फिर हमने सोचा कि अब आगे देखें तो स्टोर प्रोसीजर की भी कंडीशन आई, ट्रांजेक्शन्स भी हमने कैसे प्रोसेस किए ये भी देखा। अब क्या है, इस लेक्चर में वी विल डिस्कस जनरली बेसिकली क्या, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वलेट, यानी कि सर्वलेट का ओवरव्यू रहेगा और उसका आर्किटेक्चर क्या होता है सर्वलेट का। ओके, सबसे पहले आता है सर्वलेट इन जावा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्वलेट क्या होता है जावा में, क्योंकि जनरली हमारे पास सर्वलेट तो सुना है, काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। सर्वलेट, अब ये बना भी किससे, एक अगर इसमें आप सोचो तो इसमें एक टर्म आ रही है सर्वर, ठीक है, क्या सर्वर। अब सर्वर टर्म आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी उससे रिलेट कर रहा होगा, किससे, सर्वर से, ठीक है। तो सर्वलेट बेसिकली होते क्या है, जावा प्रोग्राम ही होते हैं। क्या होते हैं, जावा प्रोग्राम, कोई अलग से कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कंपोनेंट, मतलब ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है बनाया, बट ये भी जावा ही प्रोग्राम है जो क्या करते हैं, दैट रन ऑन जावा इनेबल्ड वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, यानी कि ये भी जावा प्रोग्राम है जो कि वेब सर्वर पर, यानी जो जावा इनेबल्ड वेब सर्वर होते हैं और एप्लीकेशन सर्वर है उन पर क्या होते हैं, रन होते हैं। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर्वलेट आर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है, यानी कि सर्वर साइड पे जो प्रोग्रामिंग होती है उस बेसिकली वो जावा में सर्वलेट के तौर पर कहलाई जाती है। अब क्या है यहाँ पे कि बेसिकली क्यों यूज़ हो रहा है सर्वलेट, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं और रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से किसी भी डेटा के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो जावा में एप्लीकेशन अगर बनी हुई है, जावा इनेबल्ड है, तो दे आर यूज टू हैंडल द रिक्वेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेब सर्वर, ठीक है। पहले तो ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेगा, उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और फिर वो वापस सेंड बैक करेगा किसको, वेब सर्वर को। वेब सर्वर किसको भेजेगा, क्लाइंट को, यानी कि यूजर्स को। समझ रहे हो ना कि सर्वलेट कैसे वर्क कर रहा है, सर्वलेट सर्वर साइड पे वर्क करता है, ठीक है, बट जावा इनेबल्ड होना चाहिए वेब सर्वर, और यानी कि जावा प्रोग्राम है जो कि रन होते हैं कहाँ, सर्वर साइड पर। और ये किस लिए काम कर रहे हैं, क्या, जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको हैंडल करने के लिए वेब सर्वर पर आएगी, फिर वो वहाँ पे प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद रिस्पॉन्स एंड देन वेब सर्वर पर बैक जाएगी और फिर वो यूजर्स पर आ जाएगी। बात समझ आई। फिर सर्वलेट क्या है, एक जावा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है दैट हेल्प्स टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस आल्सो। सर्वलेट आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस। समझ रहे हो, डायनामिक वेब पेजेस भी जनरेट होते हैं इससे, क्योंकि ये अपने में एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आप पूरा एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखोगे, और प्रोग्राम जब लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है, किस किस तरीके के हम क्वेरीज के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इसको रन करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है सर्वलेट की, देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। सर्वलेट वर्क्स ऑन द सर्वर साइड, ये आप पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और आपको ये नेम भी बहुत इजी याद रहेगा सर्वलेट नाम का। इसी से रिलेटेड एप्लेट था, ठीक है, वो क्लाइंट साइड की तरफ था, बट सर्वलेट सर्वर साइड है, ठीक है। वट एवर द कोड इज बिंग रन, है ना, एट सर्वर साइड, इट इज बेसिकली नोन एज सर्वलेट। तो ये क्या करता है, सर्वर साइड पर वर्क करता है। सर्वलेट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द वेब सर्वर, यानी कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट होंगी उनको हैंडल करने के लिए कैपेबल है कौन, सर्वलेट, ठीक है, इसीलिए इसका बहुत अच्छा रोल है। और सर्वलेट क्या है, एक एपीआई है दैट प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो कि बहुत सारे इंटरफेसेस भी देता है और क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे प्रोग्राम की या हमारे एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी क्या हो जाती है, और इम्प्रूव हो जाती है, क्या इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए ये सर्वलेट हमारे लिए बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारे एप्लीकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, एक छोटा सा डायग्राम है, थोड़ा इससे बात करके देखते हैं क्या समझा रहा है और क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम, ठीक है। सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज यू मस्ट हैव अ क्लाइंट, और क्लाइंट की ज़रूरत क्या है, कौन बताएगा, क्या ये क्या करेगा, जनरेट रिक्वेस्ट,
ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, क्या रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, कौन, क्लाइंट या यूजर्स, है ना। बिना इसके तो पता ही नहीं है, जब आपके पास यूज़र ही नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कौन करेगा, है ना। आपके वेब पेजेस को कौन देखेगा, आपको लगता है कोई देखने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आई, किसके पास गई, सर्वर के पास, किसके पास, सर्वर के पास, यानी यहाँ पे ये सर्वर है और ये क्या है, जावा इनेबल्ड है। जावा इनेबल्ड है क्या, सर्वर, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट आई, जावा इनेबल्ड है, और जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, अब सर्वर का काम क्या है, सर्वर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोसेसिंग, ये क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। क्या किया इसने, रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया, सर्वर ने फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, किस पर, रन टाइम पर। क्या, सर्वर ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और वहां से क्या हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, कब, रन टाइम पर, कब, रन टाइम पर, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस पे गया, ठीक है, या जो भी आपका मान लीजिए जो भी रिक्वेस्ट रही होगी, उसने प्रोसेस करने के बाद आपकी क्वेरी को फैच किया होगा, है ना। आपने कोई भी सर्विसेज की डिमांड की होगी, उसने वो सर्विसेज पकड़ी और वो किसको फिर क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, वो क्या करेगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा। यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, वो किसके लिए था, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए था, किसके लिए, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए था। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन उठाई उसने जो कि आपने रिक्वेस्ट करी थी, मान लो आपने वेब पेजेस पे किसी पेज की रिक्वेस्ट करी हो, है ना, किसी फाइल की रिक्वेस्ट करी, तो सर्वर प्रोसेस पिकअप एंड देन अगेन द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, फिर से यहाँ पे क्या जाएगा, रिस्पॉन्स किसके पास चला जाएगा, क्लाइंट के पास, क्लाइंट हैप्पी, मिल गया, मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो वर्क है, यानी सर्वर साइड पे जो इतना सारा जो कुछ भी कर रहा है, ये सब हमारा सर्वलेट के थ्रू वर्क हो रहा है, किसके थ्रू, सर्वलेट के थ्रू। रिक्वेस्ट क्लाइंट भेजेगा यहाँ से, फिर वो सर्वलेट अपना काम करता चला जाएगा, सर्वर को सर्वर के पास ले जाएगा, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट के पास आएगा। यहाँ पे क्या है हमारी एप्लीकेशन, कौन सी, जावा एप्लीकेशन या जावा पेजेस, वेब पेजेस, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आते कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि सर्वलेट के एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिससे हम लोग काफ़ी फंक्शनलिटी ले रहे हैं। फिर हमने सर्वलेट की बात क्यों करी, क्योंकि कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा होगा, ये कुछ तो एडवांटेजेस दे रहा है हमारे लिए, जो हमारे प्रोग्रामिंग के वर्क को स्मूथ बना रहा है, फंक्शनिंग बना रहा है ना। तो हमें ऐसी क्या चाहिए, हमें ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ना भी है और समझना भी है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, द वेब कंटेनर क्रिएट थ्रेड फॉर द हैंडलिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। अब इसमें एक चीज़ और है, क्या, पहले जब सर्वलेट नहीं था उस टाइम पे यहाँ पे यूज क्या होता है, CGI, ठीक, क्या, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या यूज होता है यहाँ पे, कॉमन गेटवे इंटरफेस। पहले जब सर्वलेट एग्जिस्टेंस में नहीं था तब CGI का बहुत यूज होता था, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या थी, एक ड्रॉबैक था CGI का। क्या ड्रॉबैक क्या था इसका, कि ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वेब कंटेनर क्रिएट थ्रेड्स फॉर हैंडलिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट, यानी कि हर एक थ्रेड के लिए, सॉरी हर एक रिक्वेस्ट के लिए, फॉर एवरी रिक्वेस्ट जनरेट्स थ्रेड, ठीक है। बट CGI में क्या होता था, किस जितनी भी रिक्वेस्ट वो करता था, फॉर एवरी रिक्वेस्ट ये क्या जनरेट करता था, फॉर एवरी रिक्वेस्ट जनरेट्स प्रोसेस, ठीक है। मतलब देखो डिफरेंस क्या है, यहां थ्रेड आ रहे हैं जनरेट सर्वलेट के थ्रू, बट यहाँ पे पूरी प्रोसेस की प्रोसेस बन रही है, हर एक रिक्वेस्ट की डिफरेंट प्रोसेस, हर एक रिक्वेस्ट की। अब इससे क्या हो रहा है ना, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में टाइम कंज्यूमिंग तो है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, क्या था, टाइम कंज्यूमिंग।
अब समझ में आया, पहले CGI का वर्क ज़्यादा होता था, CGI यूज बहुत था, तब सर्वलेट का एग्जिस्टेंस कम था, ये था ही नहीं। तो उस टाइम पे इसका ये ड्रॉबैक था। इसको रिप्लेस करने का एक थोड़ा सा एक रीज़न ये भी है कि ये हर एक रिक्वेस्ट के प्रोसेस जनरेट करता, अब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता था, इसलिए सर्वलेट का एग्जिस्टेंस ज़्यादा आया। जैसे ही एग्जिस्टेंस आया, सर्वलेट का डिमांड बढ़ने लग गया और सर्वलेट ज़्यादा यूज़ होने लग गया इन कंपेरिजन टू CGI, क्योंकि ये हर एक मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड्स बनाता है और थ्रेड्स लाइट वेट प्रोसेस होते हैं और वो टाइम नहीं ज़्यादा लेते टू रन। तो थ्रेड्स हैव मैनी बेनिफिट्स ओवर द प्रोसेसेस सच एज दे शेयर अ कॉमन मेमोरी एरिया, और कॉमन मेमोरी एरिया शेयर करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है, लाइट वेट भी होते हैं, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड्स आर लो। हमें क्या करना, जनरली हम बहुत ही जल्दी कंपैटिबिलिटी बना सकते हैं, बट प्रोसेस को कंपैटिबल बनाने के लिए हमें वी हैव टू राइट लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा लिखने पड़ेंगे, बट थ्रेड में ऐसा नहीं है। थ्रेड बहुत ही आसानी से आराम से आपका रन हो जाएगा और आपको आउटपुट भी दे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसके कुछ एडवांटेज इसी बेस पे एडवांटेजेस बनाए गए हैं, ठीक है। क्या, बेटर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली, फॉर एवरी रिक्वेस्ट अ थ्रेड इज बीइंग क्रिएटेड, है ना, देन डेफिनेटली बेटर परफॉर्मेंस देगा ना इन कंपैरिजन टू प्रोसेस के कंपैरिजन में थ्रेड ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देंगे। पोर्टेबिलिटी, जावा का है ये कॉन्सेप्ट, इसलिए पोर्टेबल है, ठीक है, पोर्टेबल है, आपको पता है कॉन्सेप्ट। जावा प्रोग्रामिंग भी पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। रोबस्ट, ये भी जावा का कॉन्सेप्ट है, इजीली यू कैन हैंडल द एरर। सिक्योर है, क्योंकि जावा का कॉन्सेप्ट है इसलिए सिक्योर भी है। तो CGI के कंपैरिजन में ये सारे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस है, पर CGI जावा का नहीं है, पोर्टेबिलिटी नहीं थी, रोबस्ट भी नहीं था, सिक्योर कम था और परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, किसकी, CGI की। इसलिए एग्जिस्टेंस में हमारे में क्या आया, सर्वलेट, और सर्वलेट का डिमांड जब बढ़ने लगी क्योंकि सर्वलेट बहुत ही फास्ट काम करता है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं, मतलब बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, आप ऐसा कह सकते हो कि इन कंपेरिजन टू CGI, ठीक है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सर्वलेट API की। सर्वलेट API कहलाया जाता है क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड्स इंटरफेसेस, प्रोवाइड्स क्लासेस, है ना, because of these classes and interfaces we have multiple functionality, we can provide multiple functionality to our program, to our application, right ना। कैसे, सर्वलेट, जावा एक्स सर्वलेट, ये हमारा एक पैकेज है और एक है हमारा जावा एक्स सर्वलेट HTTP पैकेजेस। ये दो मेन पैकेजेस हैं जो सर्वलेट के लिए एक बहुत ज़्यादा रामबाण है, ये मतलब ये यूज़ करने ही करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि सर्वलेट मेन इसी से फंक्शनलिटी ले रहा है, क्लासेस भी इसी में हैं, इंटरफेसेस भी इन्हीं पैकेजेस के अंदर हैं। यू एनी हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट और यू हैव टू इम्पोर्ट, और क्या करना है आपको, यू हैव टू एक्सटेंड, ठीक है। तो पैकेजेस रिप्रेजेंट इंटरफेसेस एंड क्लासेस फॉर सर्वलेट API। कौन से पैकेजेस हमारे पास, जावा एक्स सर्वलेट और जावा एक्स सर्वलेट HTTP पैकेज, ठीक है। अब बात आती है जावा एक्स सर्वलेट की। जावा एक्स सर्वलेट क्या करेगा, package contains many interfaces and classes that are used by the servlet or web container, these are not specific to any protocol। मतलब HTTP नहीं है ये, तो इसका मतलब क्या है, जेनरिक है। अब इसमें क्या है, ये प्रोटोकॉल बेस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोटोकॉल। मतलब ये है कि इसके पास बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस हैं जो हेल्प कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन को टू रन स्मूथली और टू गेट द फंक्शनैलिटी, है ना, विदाउट इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, प्रोटोकॉल्स नहीं है, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है ये। अब बात आती है दूसरे की पैकेज की, क्या, जावा एक्स सर्वलेट .htp। यहाँ पे नाम क्या जुड़ गया, हमारे पास एक प्रोटोकॉल आ गई, क्या है ये, प्रोटोकॉल। इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है, हमारी प्रोटोकॉल से। मतलब ये पैकेज है जो कंटेन्स, ये भी इंटरफेसेस और क्लासेस को कंटेन करेगा, जाहिर सी बात है, बट वो रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर HTTP रिक्वेस्ट ओनली। किस बात की बात हो रही है, HTTP रिक्वेस्ट ओनली। मतलब जनरली ये क्या है, हमारे वेब पेजेस से वर्क कर रही है ना, हम लोग उसी में तो ज़्यादा यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू हम लोग या इस पैकेज में क्लासेस है, इंटरफेसेस है, और ये किस पे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, कौन से, जो हमारी क्या है, फॉर HTTP रिक्वेस्ट, यानी प्रोटोकॉल बेस्ड। बात समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सर्वलेट इंटरफेस नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब
आपको अगर कोई भी सर्वलेट बनाना है, कोई प्रोग्राम लिखना है सर्वलेट का लाइन ऑफ कोड का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हैव टू राइट और यू हैव टू इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस। ठीक है, सर्वलेट इंटरफेस को आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, बट आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ आई? तो ये मेरे दो पैकेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेनरिक पे बेस्ड है, एक प्रोटोकॉल बेस्ड है। मतलब इसमें ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है, बट ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है। यहाँ पर क्या है, जो भी रिक्वेस्ट होती है हमारी ज़्यादातर वेब पेजेस पे ही हैंडल होती हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोटोकॉल बेस्ड होते हैं। और सर्वलेट इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, चाहे फिर आप डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लिख के इंटरफेस लिख दो, या फिर आप इनडायरेक्टली यूज़ कर लो। नेक्स्ट, अब नाउ वी हैव, यानी इट हैज़ टू काइंड्स ऑफ सर्वलेट। जो सर्वलेट एग्जिस्टेंस में है वो है कितने, दो तरीके के। फर्स्ट वन इज जेनरिक, जैसे मैंने अभी बताया, क्या ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं होते हैं, है ना। एंड जेनरिक सर्वलेट क्लास होती है इसकी, जेनरिक सर्वलेट के लिए इफ़ यू वांट टू क्रिएट जेनरिक सर्वलेट देन यू मस्ट हैव अ जेनरिक सर्वलेट क्लास। वो किसको इंप्लीमेंट करे, सर्वलेट को। मैंने बताया ना, सर्वलेट इंटरफेस को आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। किसमें, अपने प्रोग्राम में। ओके, और सर्वलेट कॉन्फ़िग को भी इंप्लीमेंट कर सकता है और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, and it provides the implementation of all the method of these interfaces except the service method। मतलब ये है, इस पर्टिकुलर सर्वलेट में आप सारे मेथड्स को तो यूज़ करते ही हो, बट आप सर्विस मेथड का यूज़ नहीं होता है, एक्सेप्ट सर्विस मेथड। इसमें सर्विस मेथड यूज़ नहीं होता है। ओके, इसलिए मतलब ये भी बहुत यूज़ होता है, बट अब कम हो गया है। लेकिन HTTP की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि लोग आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस बना रहे हैं, वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसमें प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। सो वी हैव टू एनी हाउ हैंडल अ रिक्वेस्ट ऑफ यूजिंग प्रोटोकॉल्स, राइट। तो जेनरिक सर्वलेट क्लास कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, सो इट इज़ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, है ना। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है ही नहीं, और कोई सी भी रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि इसको प्रोटोकॉल से तो मतलब ही नहीं है। और जिस पर्टिकुलर सर्वलेट को प्रोटोकॉल से मतलब होगा, वो वेट करेगा जनरली कि उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से ही रिक्वेस्ट मिले मुझे, और जब तक उस प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट नहीं आएगी वो बैठा रहेगा आइडियल होके, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब सारी रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है ही नहीं ना, आप भेजो कहीं से ही भेज सकते हो रिक्वेस्ट। बट अब इसके साथ कंपैरिजन करें HTTP सर्वलेट का, तो ये क्या करता है, एक्सटेंड्स करता है जेनरिक सर्वलेट क्लास को भी, और इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। अब जेनरिक का मतलब क्या, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास फंक्शनलिटी तो होनी चाहिए टू हैंडल रिक्वेस्ट, बट इसके पास एड ऑन क्या है कि ये सर्विस मेथड को भी क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, बट इसके पास एक और चीज़ है, इट प्रोवाइड HTTP यानी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड्स, जैसे कि हमारे पास डू गेट, डू पोस्ट, डू हैड, डू ट्रेस एटसेट्रा। डू गेट, डू पोस्ट, ये मेथड है, मैं आपको आगे की बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये इनकी पर्टिकुलर एक पूरे लेक्चर्स पे बेस्ड रहेंगे ये दोनों टॉपिक, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये क्या है, हमारे प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड्स हैं, है ना। क्या है, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड। कौन सी प्रोटोकॉल यहाँ यूज़ हो रही है, HTTP प्रोटोकॉल। तो ये दो बेसिकली दो सर्वलेट है हमारे पास। फर्स्ट वन इज जेनरिक सर्वलेट एंड द सेकंड वन इज HTTP सर्वलेट। जेनरिक प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, बट HTTP सर्वलेट इज प्रोटोकॉल डिपेंडेंट, है ना। यहाँ ये इसके पास स्पेसिफिक मेथड है स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए। ओके, बट ये एक्सटेंड कर रहा है सीरियलाइजेबल सर्वलेट क्लास ऑल्सो एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। बताऊंगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस को क्यों इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 पोटेंशियल वेज दिए गए हैं इन विच वी कैन एम्प्लॉय टू क्रिएट अ सर्वलेट। कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास मेन टास्क है क्या, कि आपको इंप्लीमेंट करना है सर्वलेट इंटरफेस को। जब तक आप सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो आपको सर्वलेट की जितनी फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि प्रीडिफाइंड क्लासेस और प्रीडिफाइंड इंटरफेसेस में स्टोर्ड है, वो आपको नहीं मिल पाएंगी। तो एनी हाउ यू हैव टू इम्पोर्ट द पैकेज, सर्वलेट पैकेज, और यू हैव टू इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस। इंप्लीमेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरफेस है।
और मैं अगर एक्सटेंड बोलता तो इसका मतलब क्या है, वो क्लास है, क्योंकि इनहेरिटेंस में अगर हम बात करें तो इनहेरिट करने के लिए जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो यानी क्लास इंटरफेस को तो इम्प्लीमेंट वर्ड, और जब क्लास को करती है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आ गया एक्सटेंडिंग जेनरिक सर्वलेट। इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ क्लास, एक्सटेंडिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इट इज़ अ इंटरफेस। एंड थर्ड पोटेंशियल वे है एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। डिपेंड आप पे करता है, अगर आप HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सर्विस मेथड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, सर्विस मेथड, और यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आप प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मेथड यूज करोगे, जैसे कि डू, पोस्ट, ठीक है, डू, गेट। समझ में आ गया बात? तो ये है हमारे पास पोटेंशियल वेज टू क्रिएट अ सर्वलेट। या तो आप इंप्लीमेंट करो, या फिर जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करो, या फिर आप एक कर सकते हो क्या, HTTP सर्वलेट को भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है आगे इसके। अब बात करते हैं हम लोग सर्वलेट आर्किटेक्चर की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना सर्वलेट का आर्किटेक्चर क्या है, कैसे रिक्वेस्ट जा रही है, कैसे प्रोसेस हो रही है, कहाँ से जा रही है, किस तरीके से रिक्वेस्ट वापस आ रही है। देखते हैं सर्वलेट आर्किटेक्चर कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, या फिर हमारे पास वेब ब्राउज़र टू रन अ वेब पेज। तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, आपकी प्रोटोकॉल स्पेसिफिक यानी कि HTTP रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा। कौन कर रहा है, यूज़र यानी कि क्लाइंट। वो क्या कर रहा है, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट किया उसने, वो रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, हमारी वेब सर्वर के पास। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आई, किसके पास पहुँच गई, वेब सर्वर के पास। उसके बाद अब वेब सर्वर, ऐसा नहीं है वेब सर्वर ने सारी प्रोसेसिंग अपने पास ही कर ली बैठ के, क्योंकि वेब सर्वर पे क्या चल रहा है, रन हो रहा है, सर्वलेट रन हो रहा है, स्पेसिफिकली एक कंपोनेंट है और वो अलग से रन हो रहा है वहाँ पर। तो सब वेब सर्वर भी अपनी रिक्वेस्ट किसके पास भेजेगा, सर्वलेट के पास। अब सर्वलेट तो 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, 4 5 जितने आपने लिख रखे हैं पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो सपोज करो सर्वलेट 1 पे एक रिक्वेस्ट आई, सर्वलेट कंटेनर के पास कई सारे सर्वलेट हैं, रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 पे गई, सर्वलेट 1 ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग की, हैंडल किया। अब उसके बाद उसने क्या किया, जो कुछ भी था डेटाबेस के पास, सपोज करो अगर वो रिक्वेस्ट डेटाबेस से रिलेटेड थी, मान लो किसी ने वेब पेजेस पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है, तो सर्वलेट के पास जाएगा, सर्वलेट क्या करेगा, डेटाबेस के पास आएगा और यहाँ से वेरीफाई करेगा लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। क्या किया उसने, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड वेरीफाई किया, प्रोसेसिंग हो गई यहाँ पे पूरी। फिर वापस सर्वलेट क्या करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग रिस्पॉन्स किसको वापस भेजेगा, वेब सर्वर को। ये बैठा हुआ है आराम से, वेब सर्वर वेट कर रहा है कि सर्वलेट अपनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, मेरे पास रिस्पॉन्स भेज दे। मैं अभी आइडल बैठा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सर्वलेट अपना काम खुद ही कर रहा है। फिर से वो रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, वेब सर्वर से। वेब सर्वर अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को कहाँ भेजेगा, वापस ब्राउज़र के पास। और ब्राउज़र क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा किसको, आपके यूज़र को, उस इन्फॉर्मेशन को जो उसने रिक्वेस्ट करी थी। तो आपको ये आर्किटेक्चर समझ आया कैसे वर्क कर रहा है, सिंपल सा है। क्लाइंट यानी कि यूज़र रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है किसके थ्रू, वेब ब्राउज़र के थ्रू। वेब ब्राउज़र किसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, वेब सर्वर। वेब सर्वर भेज रहा है किसको रिक्वेस्ट, सर्वलेट के पास। सर्वलेट प्रोसेसिंग कर रहा है वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर क्लाइंट रिक्वायर, उसके अकॉर्डिंग। और फिर सर्वलेट वापस से रिस्पॉन्स भेजेगा किसके पास, वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर नाउ हैप्पी, जब खुश हो जाएगा वो फिर क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये फॉर्मेट होता है एक, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र से सर्वर के पास इंफॉर्मेशन आई, मान लो आपने क्या किया, टेक्स्ट फाइल डाली और आपको PDF चाहिए था, है ना, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर डेटाबेस में उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की PDF फाइल होगी, तो वो भी तो वेब सर्वर के पास आएगी ना। तो वेब सर्वर उसके हिसाब से फॉर्मेट बनाएगा और वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा किसको, वेब ब्राउज़र को, और बस यूज़र के पास पहुंच जाएगा सिंपल वे में। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। जो कंपोनेंट मैंने वहाँ पे बताए थे आपको, थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइंट कौन है क्लाइंट, जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, प्राइमरीली यही है। अगर रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो वेब सर्वर आइडल बैठा रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं बनता है। तभी तो स्टैटिक बने रहोगे, तो स्टैटिक में कोई रिक्वेस्ट जनरेट की जरूरत ही नहीं है। स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है, आओ देखो चले जाओ। बट डायनेमिक और अदर वेब पेजेस में क्या होता है, रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हो आप, है ना। तो रिक्वेस्ट जनरेट करें, क्योंकि सर्वलेट डायनेमिक वेब पेजेस के लिए भी यूज़ होता है। यू कैन क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस ऑल्सो। ये पॉइंट पहले था, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अच्छे समझ सकते हो इसको। क्या, डायनेमिक वेब पेजेस। उसके बाद रिक्वेस्ट आई, HTTP रिक्वेस्ट क्यू
जनरली ये सब वेब सर्वर के पास की प्रोसेसिंग किया और वापस यूज़र के पास डिस्प्ले हो जाएगी बैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेब सर्वर, ठीक है। इसका प्राइमरी जॉब क्या है वेब सर्वर का? प्रोसेस करना रिक्वेस्ट को एंड रिस्पॉन्स को, जिससे कि वो ओवर टाइम वो एक्सेप्ट हो जाए और फिर वो यूज़र को भी वापस मिल जाए रिस्पॉन्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट वेब कंटेनर। अब उसमें देखा था हमारे पास बहुत सारे सर्वलेट स्टोर थे, सर्वलेट 1 सर्वलेट 2, कौन हैंडल कर रहा था उसको? वेब कंटेनर, ठीक है। तो टिपिकल कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेट विद द सर्वलेट्स, आपस में कम्युनिकेशन बनाता है, वो सारे जितने भी मल्टीपल सर्वलेट्स होते हैं उनको हैंडल करता है कौन? वेब कंटेनर, ठीक है। इसका भी बहुत मेन रोल है क्योंकि एक सर्वलेट के थ्रू वर्क करना इज़ नॉट ईजी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल सर्वलेट बना देते हैं मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए, है ना, और जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट हैंडल होती रहती हैं। ये क्या कर रहा है? मैनेजिंग सर्वलेट लाइफ साइकिल और यूआरएल मैपिंग कर रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ना मैप करेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो होगी ना, कहीं से तो लाएगा, राइट। कुछ स्टेप्स हैं इन विच रिक्वेस्ट फ्लोज थ्रू अ सर्वलेट विच कैन बी ऑब्जर्व इन आर्किटेक्चर डायग्राम। देखते हैं इसमें क्या है। द क्लाइंट सेंड्स ओवर अ रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्वलेट एड्रेस, द वेब कंटेनर ट्रेसेस web.xml। XML फाइल हमेशा लिंकिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट यूआरएल पैटर्न। उसके बाद इनिट मेथड चलेगा, सर्वलेट इन्वोक्ड हो जाएगा, फिर सर्वलेट रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा किसके? सर्विस मेथड में। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट किसके हैं? वो HTTP सर्वलेट के और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, किसके? सर्विस मेथड के। यही तो हैंडल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भी इन्हीं के थ्रू आ रहा है और रिक्वेस्ट भी इन्हीं के थ्रू जा रही है, ठीक है। इन्हीं के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, जावा में हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहे हैं ना। फिर सर्विस मेथड प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड बाय पब्लिक सर्विस मेथड, जो इसका स्पेसिफिक है अपना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या होगा? डिस्पैच करेगा रिक्वेस्ट को टू करेक्ट हैंडलर मेथड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, एंड देन when servlet container shut down it unload all the servlet and all destroy method for each initialized servlet। एंड में क्या होता है? डिस्ट्रॉय करके रिस्पॉन्स भेज देता है वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर क्या करता है? उसको अपने यूजर्स के पास भेज देता है। तो दीज आर द स्टेप्स, एक बार गो थ्रू हो जाना कि कैसे वर्क कर रहा है। बाकी इसका और एक्सप्लेनेशन है वो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए आप स्टेप्स बस समझ लो, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच।